श्रोताओं नमस्कार। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आज का विषय है हृदय रोग और आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स है 25345227 और 25292266। इस नंबर्स पे फ़ोन करके आप अभी इसी वक्त डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हाल ही में परसों ही हमने प्रेम दिवस मनाया, जिसमें दिल से दिल की बातें होती है। हमारे शरीर के आरोग्य में भी दिल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप से जी और अपने दिल से प्यार करना सीखिए। बिल्कुल। दूसरों से प्यार करने के पहले आपको अपने दिल से प्यार करना बहुत जरूरी है। सपोज यदि आप किसी के साथ प्यार करना चाहते हैं तो आप उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ एक लंबी जिंदगी निकालना चाहते हैं जी। उस लंबी जिंदगी को निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर का इंजन आपका साथ दे। बिल्कुल। तो हमारे शरीर का इंजन क्या है? हमारे शरीर का इंजन है हमारा हार्ट। हमारे इंजन का सॉफ्टवेयर है हमारा ब्रेन जी। और हमारे शरीर के हार्डवेयर हैं हाथ पैर। बिल्कुल। तो हमारा जो इंजन है वो इंजन जब तक हमारा साथ नहीं देगा तब तक ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ काम नहीं करने वाले हैं। तो प्यार भरी अच्छी जिंदगी निकालने के लिए आपका हृदय स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जी, तो हम हृदय को कैसे स्वस्थ रखें इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। फ्रॉम नागपुर। हाँ हाँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मुकेश जी। हमेशा सलाह देते हैं आपकी चलना सफिशिएंट एक्सरसाइज है, ठीक है, और 45 मिनट ब्रिस्क वॉक रहता आपका सुझाव रहता है। हाँ जी। तो अगर 45 मिनट या मान लीजिए कोई 1 घंटा चल रहा है तो उसने 1 घंटे में कितना अंतर कवर करना चाहिए? देखिए जैसा मैं फोन बंद करूंगा, मैं उसके बाद सुनूंगा आपको। मैं 2 छोटे छोटे उसके उप प्रश्न है। ये ब्रिस्क वॉक के बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह और करना अपेक्षित है क्या? और तीसरी इसमें कितने दिन हफ्ते में? मुकेश जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। जो हम लोग बोलते हैं कि कितना तेज चलना, तो इतना धीरे नहीं चलना है कि आप बारात में चल रहे हैं जी। और इतना तेज नहीं भागना है कि आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। हमें जो वॉकिंग करनी है वो मीडियम से तेज स्पीड में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। मीडियम से तेज स्पीड में वॉकिंग करें। ये वॉकिंग करते समय इतना तेज चलना है कि एट एंड आपको थोड़ा सा हल्की थकावट, हल्का पसीना लगे। यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है जिसमें एक आध बार बीच में आप पल्स कितना है ये देख सकते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा लीजिए और देखिए कि आपका हार्ट रेट कितना बढ़ रहा है। एक रफ फॉर्मूला 220 माइनस एज इन ईयर्स और उसका 85% जी। यदि आपको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं है, लंग्स की कोई तकलीफ नहीं है, खून की कमी नहीं है, तो सपोज मेरा एज 50 इयर्स है। हाँ। तो 220 माइनस 50 170। हाँ। 170 का लगभग 85%, तो आप उसमें से करीब 30 और कम कर लीजिए या 25 और कम कर लीजिए, तो 170 माइनस 25 तो 140 टू 145 के बीच में हमारा पल्स रेट होना चाहिए। तो हमें इतना तेज चलना है कि हमारे हृदय की गति थोड़ी बढ़े, हल्का थकावट लगे, हल्का पसीना लगे, लेकिन बहुत थकते तक चल रहे हैं या बहुत पसीना पसीना हो गए हैं चलते समय, या पल्स रेट बहुत तेज चलने लग गया है, ये नहीं होना चाहिए जी। ब्रिस्क वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिमिंग जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जो मीडियम लेवल की एक्सरसाइज होती हैं वो करीब 40 से 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन कम से कम होनी चाहिए। यदि आपको समय अवेलेबल है तो आप 7 दिन कर सकते हैं। यदि आपको समय की कमी है, जिससे भी एक आध मार्केटिंग वाला बंदा है जिसको ऑड टाइम पे बाहर जाते रहना पड़ता है, तो हो सकता है कि यदि उसको हफ्ते में 4 दिन सुटेबल होता है तो 4 दिन करे। ब्रिस्क वॉकिंग के बाद में एक्सरसाइज बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक शरीर संचालन, जो लोग योगा करते हैं वो लोग पहले शरीर संचालन की क्रिया करते हैं और उसके बाद योगा करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं। तो एक शरीर संचालन की प्रक्रिया जो है उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे तक अपने सभी जॉइंट्स को एक एक दो 4 5 बार मूव कर लेते हैं कि बॉडी में एक्टिविटी आ जाए, वार्म अप हो जाए, और उसके बाद
हम योगा प्राणायाम करते हैं, तो उसी प्रकार की चीज वॉकिंग शुरू करने के पहले या वॉकिंग खत्म करने के बाद आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। जी जी। और एक फोन है। हेलो। हॅलो, हाँ बोला। मी मनोज वाजपेयी नाशिकवरनं बोलतोय। बोला बोला। मला सरांना हे विचारायचं आहे की एंजिओग्राफी मध्ये पर्सेंटेज ऑफ ब्लॉकेजेस सांगितले जातात, पण ते डॉक्टर टू डॉक्टर किंवा मग एंजिओग्राफी टू एंजिओग्राफी व्हेरिएशन येतं त्यामध्ये. अशी काही टेस्ट आहे का की ज्यामध्ये हे करून येईल किंवा एक्युरेटली इतकं आहे, आणि इंडिव्हिज्युअली कसं डिसिजन घ्यायचं की इतके पर्सेंटेज ब्लॉकेज आहे तर आपल्याला एंजिओप्लास्टी करायची की नहीं करायची म्हणून? मनोज जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जिस समय हम एंजियोग्राफी करते हैं एक इमीडिएट इम्प्रेशन अपना बनता है कि क्या परिस्थिति है। जिस समय, जैसा मैं जब एंजियोग्राफी करता हूं तो जिस समय टेबल पे रहता हूं, एंजियोग्राफी की जब पिक्चर्स लेते रहते हैं उसी समय हम लोग एक मन बनाते हैं कि ये ब्लॉकेज मीडियम है, माइल्ड है, मीडियम है या सीवियर है। तो एक ये होता है। जिस समय सपोज आपके चेहरे पे दाहिने तरफ मार लगा है, यदि मैं चेहरे को आपके दाहिने तरफ से देखूंगा तो उसमें निशान दिखेगा, लेकिन यदि मैं बाएं तरफ से देखूंगा तो चेहरा क्लीन दिखेगा। तो एंजियोग्राफी में भी ब्लॉक कभी कभी सेंटर में आता है, कभी एक साइड से आता है। यदि एक साइड से आए तो दो व्यू में वो अलग अलग दिख सकता है। तो जिस व्यू में अधिक दिख रहा है उस व्यू को हम काउंट करते हैं। एक बार एक इनिशियल असेसमेंट होने के बाद एंजियोग्राफी क्वांटिफिकेशन किया जाता है। ये क्वांटिफिकेशन करने के लिए कंसोल पे कुछ ये होते हैं, टूल्स होते हैं। ये टूल्स पे देख के ब्लॉकेज की लेंथ कितनी है, ब्लॉकेज की परसेंटेज कितनी है, डायमीटर वाइज और एरिया वाइज, ये दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। यदि ब्लॉकेज 70% से नीचे है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए मेडिसिन देनी होती है। यदि ब्लॉकेज 80% से ज्यादा है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास करनी होती है। लेकिन ब्लॉकेज 70 से 80% है तो वो बीच की कैटेगरी हो जाती है। जैसा अपन बोलते हैं ना कि शेड्स ऑफ ग्रे, तो शेड्स ऑफ ग्रे स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक जी। तो वो ग्रे के एरिया में है। अभी कोई उसे व्हाइट की तरफ काउंट कर सकता है, कोई उसे ब्लैक की तरफ काउंट कर सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट को तकलीफ क्या है। यदि पेशेंट को तकलीफ है और ब्लॉकेज 70 से 75% के बीच में है तो हम उसका एंजियोप्लास्टी का सलाह देते हैं। लेकिन यदि ब्लॉकेज 70 से 75% है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है या ईसीजी चेंजेस उस एरिया में नहीं है तो हम पेशेंट को मेडिसिन की सलाह देते हैं। कभी कभी बॉर्डर लाइन जो ब्लॉकेज रहते हैं उसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है, जिसमें एक FFR नाम का टेस्ट है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये जो बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज है इसको कुछ करने की जरूरत है या नहीं। कभी कभी इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जब हम आर्टरी के ब्लॉकेज को देखते हैं तो कॉन्ट्रास्ट डाल के उसका नेगेटिव शैडो देखते हैं, लेकिन ब्लॉकेज को डायरेक्ट देखने के लिए दो टेस्ट अवेलेबल हैं, एक IVUS और एक OCT। ये दो टेस्ट के द्वारा ब्लॉकेज को हम और डिटेल में असेस कर सकते हैं। यदि ब्लॉकेज के अंदर तड़कन आई हुई है तो यदि ब्लॉकेज कभी मीडियम लेवल पे है तब भी उसकी एंजियोप्लास्टी की या बाईपास की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि ब्लॉकेज में तड़कन नहीं है और स्मूथ ब्लॉकेज है तो 70 to 80% ब्लॉकेज को मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद में भी कुछ टेस्ट और होते हैं, जैसा थेलियम स्कैन है, MRI है, जिनकी जरूरत के हिसाब से मदद ली जाती है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जब बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस होते हैं तो पेशेंट को एक ट्रायल ऑफ मेडिसिन की सलाह देते हैं कि आपको 3 महीना मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन से यदि आराम है तो बहुत अच्छा है, यदि मेडिसिन से आराम नहीं है तो हम ऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। ये जो सारी चीजें मैंने बताई, जो LED, LCX और RCA नाम की जो आर्टरीज हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। यदि लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है तो 50% ब्लॉकेज को भी लेफ्ट मेन आर्टरी के लिए सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि ये बिगिनिंग ओरिजिन पॉइंट होती है। तो ओरिजिन पॉइंट में 50% से ज्यादा यदि ब्लॉकेज है तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। आगे के जो 3 ब्रांचेस होती हैं, LED, LCX और RCA, इसमें 70 to 80% के ऊपर ब्लॉकेज को हम सिग्निफिकेंट समझते हैं। लेकिन सिर्फ ब्लॉकेज की परसेंटेज का ट्रीटमेंट ना करके पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। से एक पेशेंट है जिसको 100% ब्लॉकेज है लेकिन वो एरिया की मांसपेशियां पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अच्छा, तो मुझे एंजियोप्लास्टी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा या बाईपास करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसे ब्लॉकेज होने के बाद भी मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है। जी बिल्कुल। और एक फोन है।
हेलो हेलो हेलो, हाँ बोला। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मेरे को आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, हार्ट के ऊपर रोटाब्लेशन रहता है, वो क्या रहता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जब डॉक्टर हार्ट वाइज चेकअप करते हैं तो पैरों की तरफ वो क्या देखते हैं? दोनों बहुत अच्छे। एक रोटा एब्लेशन पूछा ना पहला आपने। हाँ, रोटा एब्लेशन एक एंजियोप्लास्टी की स्पेशल तकनीक है जी। जब ब्लॉकेज में कैल्शियम डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है या ब्लॉकेज हार्ड हो जाते हैं, उस समय नॉर्मल बलून एंजियोप्लास्टी जो हम करते हैं वो बलून को कैल्शियम जगह नहीं देता और वो ब्लॉकेज ओपन नहीं हो पाते हैं। अच्छा। ऐसे हार्ड ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए रोटा एब्लेशन नाम की टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें एक छोटा सा बर होता है। ये बर के टिप पे डायमंड पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा। और ये बहुत रैपिड स्पीड में हार्ट के अंदर मूव होते हैं। इनका मूव होने का स्पीड होता है 1,50,000 to 1,70,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बाप रे। तो बहुत तेजी से वो हार्ट के अंदर मूव होते हैं। और जो कैल्शियम रहते हैं उसको चिप ऑफ करके 0.7 माइक्रोन यानी आरबीसी के साइज से छोटे साइज में उसको पल्वराइज कर देते हैं। उसको एकदम बारीक पीस देते हैं और वो सर्कुलेशन में आगे चले जाता है और बलून को फैलाने के लिए जगह बना देता है। तो आपका पहला प्रश्न था रोटा एब्लेशन। दूसरा प्रश्न था हम पैर में क्या देखते हैं। और मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि कभी भी कोई बड़ा आपसे है तो उसके पैर छुओ। जी जी। तो एक समझ सकते हैं कि हमारी आदर की भावना है, लेकिन आदर की भावना से ज्यादा हम जो चीज देखते हैं वो पैर की नसें और पैर में सूजन। कि जब भी हम पेशेंट को देखना चालू करते हैं, पेशेंट के पैर में सूजन है क्या ये देखते हैं। अच्छा। ये पैर की सूजन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी हार्ट की वीकनेस का इंडिकेटर हो सकती है। अच्छा। तो यदि पैर में सूजन है तो हार्ट की कमजोरी का एक इनडायरेक्ट एविडेंस हमें मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, हम देखते हैं कि जो पैर की आर्टरीज हैं उसमें फ्लो कैसा है। पैर में 2 आर्टरीज होती हैं, एक को डॉर्सलिस पेडिस और एक को पोस्टीरियर टिबियल नाम से जाना जाता है। ये 2 वेसल यदि अच्छे से फूल रही हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा नहीं हुई है। यदि ये आर्टरी का फ्लो नहीं आ रहा है तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की प्रक्रिया इनकी बॉडी में चालू हो चुकी है। तीसरा रहता है वेरिकोज वेन्स। तो पेशेंट की जो वेन्स रहती हैं जो ब्लड वापस ले जाने का काम करती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या ये देखते हैं। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि वेन्स के वॉल्स वीक हुए हैं। अच्छा। चौथा, कभी कभी पैर पेशेंट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण पैर श्रिंक होने लगता है, पैर की शाइनिंग बढ़ जाती है और एडवांस स्टेजेस में पैर ब्लैक होने लगता है जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। तो इसका पता भी जब हम पेशेंट के पैर को देखते हैं तो उससे लगाया जा सकता है। एज डॉक्टर नाखून के तरफ देखना बहुत जरूरी होता है। पैर के नाखून दोनों, हाथ और पैर के। तो ये नाखूनों की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर से पेशेंट की हेल्थ के इनडायरेक्ट इंडिकेशन हमें मिलते हैं। अच्छा। तो बहुत सारी जनरल चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन पैर से मिल जाती है। जी। और एक फोन है। हेलो हेलो। हाँ बोला। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निग। मुझे मेरे 2 सवाल थे जी। एक था कि अभी किसी सज्जन ने सवाल किया था ब्रिस्क वॉकिंग और एक्सरसाइजेस के लिए। तो जो व्यक्ति जिनका वेट ठीक ठाक है, बिल्कुल भी बढ़ा या कम नहीं है और कोई भी व्याधि उन्हें नहीं है, तो उनके लिए भी क्या यही क्राइटेरिया है कि वॉक भी किया जाए और एक्सरसाइज भी की जाए या आइदर अल्टरनेटली कुछ कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली हाँ बोलिए। हाँ, दूसरा सवाल था कि अगर कोई बॉर्डर लाइन शुगर है, मीन्स रीडिंग बहुत 125 130 के अंदर है जिनके रीडिंग खाली पे और 140 आफ्टर मील है, तो ऐसे में A1C ज्यादा कंसीडर की जाए या फिर शुगर के रीडिंग जो वेरी होते रहते वो ज्यादा सीरियसली लिए जाए? पहला सवाल आपका है कि ब्रिस्क वॉकिंग वर्सेस एक्सरसाइज, मिक्स ऑफ बोथ इज बेस्ट।
कि दोनों को थोड़ा सा हल्की एक्सरसाइज भी की जाए, हल्की वॉकिंग की जाए, और यदि आपको समय परमिट करता है तो थोड़ा सा योगा प्राणायाम मेडिटेशन किया जाए। या आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 4 दिन वॉकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 दिन मेडिटेशन प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से दोनों चीजों का मिक्स, वॉकिंग एक्सरसाइज प्लस योगा मेडिटेशन, इनका मिक्स अपने जरूरत के, अपने समय की उपलब्धता के हिसाब से और अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। जब बॉर्डरलाइन ब्लड शुगर होते हैं तो उस समय HbA1c इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पॉट शुगर, फास्टिंग पोस्ट मील ब्लड शुगर। और जब भी फास्टिंग पोस्ट मील ब्लड शुगर बॉर्डरलाइन होते हैं तो उस समय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है, HbA1c भी देखा जाता है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट्स नहीं है। तो एक दूसरे के पूरक रहने के कारण जरूरत के हिसाब से इन चीजों का उपयोग करके हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। एनीवे, यदि बॉर्डरलाइन ब्लड शुगर है तो इनको यूजुअली दवाइयां देने की जरूरत नहीं होती है। इनको डाइटरी कंट्रोल, एक्सरसाइज से ही इसको कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है। नॉर्मली जैसा हम लोगों को बताया गया है कि नॉर्मल ब्लड शुगर 140 के नीचे होना चाहिए, लेकिन यूजुअली 170, 180 तक, जब तक कोई एसोसिएटेड रीजन नहीं है तब तक हम मेडिसिन चालू नहीं करते। नॉर्मली 170, 180 तक कोशिश करते हैं कि उसे लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कंट्रोल करें। उसके ऊपर यदि जाता है या HbA1c बहुत ज्यादा है और शरीर मोटा है तो मेटफॉर्मिन या जो भी दवाइयां डॉक्टर और पेशेंट को सुटेबल लगती हैं वो चालू की जाती है। जी बिल्कुल। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज का विषय है हृदय रोग और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमारे फ़ोन नंबर से 253452 और 2529 सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछा था कि हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए। उसका एक पार्ट तो अभी हो गया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमने क्या करना चाहिए। मैडम, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसा डायबिटीज की एंट्री, ब्लड प्रेशर की एंट्री, कोलेस्ट्रॉल, पुश्तैनी जहाँ पे माँ बाप भाई बहन को कम उम्र में प्रॉब्लम है, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो समय समय पे आप चेकअप करके डिटेक्ट करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका समय के हिसाब से इलाज करें। बिल्कुल। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है व्यसन, और चौथा है मानसिक तनाव। तो ये 3-4 चीजों पे हमारा कंट्रोल है। तो रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज जरूरी है। डाइट मीडियम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रूखा सूखा खाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत तेल घी का खाइए। आप मीडियम बैलेंस फूड लीजिए। यदि आप बैलेंस फूड लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यदि एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, यदि आप बहुत एकदम रूखा सूखा खाने लग गए तो बॉडी में ऑयल का कमी होगा, विटामिन की कमी होने लगेगी, कमजोरी आएगी। यदि आप बहुत एक्सट्रीम्स पे जाते हैं और बहुत ऑयली फूड खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, शुगर बढ़ेगा, नमक यदि ज्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तकलीफ होगी। तो आप बैलेंस फूड के तरफ जाइए, जो एक नॉर्मल अपने घर का खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद दही छाछ, एक ये जो बैलेंस फूड रहता है ये बैलेंस फूड लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड जो लोग लेते हैं उन्होंने बहुत ऑयली प्रिपरेशंस नहीं लेना चाहिए। जैसा अंडा ले रहे हैं तो अंडे का वाइट लीजिए, येलो जो है वो 1/4 से 1/3 के तरफ आप ले सकते हैं, बचा हुआ डिस्कार्ड कीजिए। अच्छा। यदि चिकन फिश ले रहे हैं तो उसको कम ऑयल में बनाने की कोशिश करें। फैट वाले जो ये रहते हैं, मटन के जो प्रिपरेशंस रहते हैं, जो फैटी कवरिंग्स हैं वो निकाल लीजिए, जो लीन मीट है उसका उपयोग करें। तो इस प्रकार की सावधानियां यदि आप बरतते हैं तो आपको परेशानी कम होगी। उसी तरीके से व्यसन से दूर रहना बिल्कुल, और मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एज है अभी, हम जिस समय में हैं वो समय कंपटीशन का समय है। बिल्कुल। तो कंपटीशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने लिमिट्स को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। एक फोन आया है। हेलो। नमस्ते मॅम. नमस्ते सर. नमस्ते. माझ्या सरांनी 2 प्रश्न आहेत. हो हो, बोला.
एक प्रश्न असा आहे की माझी मुलगी प्रीमॅच्युअर आहे, 7व्या महिन्यात जन्म झाला तिचा, तर तिचे जे हार्टचा जे प्रॉब्लेम होता लंग्स किंवा हार्टच्या मध्ये त्याची 50%च झालं आणि 50% ती तयार नव्हती, तर तिला 1.5 महिना आयसीयू मध्ये ठेवलं. आता नॉर्मल आहे, 9-10 वर्षाची आहे, तर तिला समोर जाऊन हार्टचा त्रास होऊ शकतो का हा? आणि माझा दुसरा प्रश्न आहे, जर लेडीज एक पायासाठी म्हणजे ऑर्थोपेडिक आणि गायनॉलॉजिकल या दोन्हीची जर ट्रीटमेंट चालू असेल तर या औषधीचा परिणाम आपल्या हार्टवर होऊ शकतो का? दीदी, आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं. प्रीमेच्योर बेबी जो रहते हैं, ऐसा बहुत कंफर्मेटरी स्टडीज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टडीज हैं जिसमें एक प्रीमेच्योर बेबी को आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड ये होने की संभावना साधारण से अधिक रहती है. अच्छा. तो इनको बीच बीच में आपको अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए. शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये चेकअप करते रहें. अभी तो उम्र कम है, तो जैसा एक 18-19 साल के आसपास पहुंचेगी तो उस समय बीच बीच में चेकअप करनी चाहिए. प्रीमेच्योर बेबी के अर्ली फेज के जो प्रॉब्लम रहते हैं, जैसा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, लंग का डेवलपमेंट बराबर नहीं होना, वो फेज से अभी वो बेबी बाहर आ गई है. दूसरा एक प्रॉब्लम है कि ऑर्थो और गायनेक ट्रीटमेंट, ये दोनों में प्रॉब्लम होने की संभावना होती है. जैसा ऑर्थो ट्रीटमेंट में जो पेन किलर्स यूज करते हैं उससे किडनी को तो डैमेज होता ही है, लेकिन कुछ कुछ पेन किलर्स हैं जिसमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है. तो इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, और यदि उस प्रकार के कोई मेडिसिन हैं तो उनका संभल कर उपयोग करना चाहिए. कुछ कुछ मेडिसिन जैसा COX-2 इनहिबिटर्स ग्रुप के जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी मार्केट से कम हो गई हैं, ऑलमोस्ट बाहर हो गई हैं, क्योंकि जब उनके साइड इफेक्ट देखे गए तो उनका उपयोग कम कर दिया गया है. तीसरा गायनिक में भी कभी कभी हार्मोन प्रिपरेशंस यूज होते हैं. ये हार्मोन प्रिपरेशंस के यूज के समय पैरों में ब्लड क्लॉट होनी, ब्रेन की नसों में ब्लड क्लॉट होनी, हार्ट की नसों में ब्लड क्लॉट होनी, वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है. लेकिन अभी जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं वो रिलेटिवली सेफ प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट को इस चीज की ध्यान रखना जरूरी होता है. बिल्कुल. एक और फोन है. हेलो. हेलो. हाँ, बोला. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सर, मुझे आपसे पूछना है कि आपने अभी बताया कि पैरों पे सूजन होती है, तो सर ये सूजन कमर से नीचे तक होती है या सिर्फ पंजों पे? दोनों. सर, मेरा ये सवाल है कि जो आपने बताया कि पैर श्रिंक होते हैं, तो सर मेरा वही फिर सवाल है कि पैरों से नीचे तक के पैर श्रिंक होते हैं या सिर्फ पंजे श्रिंक होते हैं? तो यदि जैसा आर्टरी में ब्लॉकेज आई तो ब्लॉकेज किस जगह पे है? सपोज थाई के लेवल पे ब्लॉकेज आई तो घुटने के नीचे का एरिया श्रिंक होगा. यदि थाई के ऊपर के लेवल पे जहाँ पे पेट का निचला हिस्सा है वहां पे ब्लॉकेज आई तो पूरा पैर पे इफेक्ट आएगा. यदि उंगलियों की नसों में ब्लॉकेज आई तो सिर्फ उंगलियों पे इफेक्ट आएगा. तो ये डिपेंड करता है ब्लॉकेज किस लोकेशन पे है. उसी तरह जो पैर की स्वेलिंग रहती है इनिशियली पंजों से चालू होती है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाती है. तो जैसा हार्ट फेलियर के जो पेशेंट हैं या लीवर फेलियर के पेशेंट हैं, खून की कमी के पेशेंट हैं, इनमें सबसे पहले जो सूजन आती है, अब यानी जैसा अपन यदि पैर देखते हैं तो पैर के नीचे एड़ी के पिछला जो हिस्सा होता है वहां पे एक ऐसा गड्ढा दिखता है हमको, कॉन्केव एरिया दिखता है. तो वो जो एरिया रहता है उसमें यदि फुलनेस आने लगे तो ये पैरों की सूजन का अर्ली इंडिकेटर होता है. यदि आपकी चप्पल टाइट होने लग जाए या जो शूज आप रेगुलर पहनते थे वो टाइट महसूस होने लगे तो ये पैरों की सूजन का अर्ली इंडिकेशन होता है. यदि शाम को ऐसा लगे कि चप्पल के निशान जो पहले नहीं आते थे वो निशान आने लग रहे हैं तो ये पैरों की सूजन के अर्ली इंडिकेशंस होते हैं. और डिपेंडिंग ऑन कॉज, डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन, सीवियरिटी, ये सूजन पहले नीचे से चालू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है. अच्छा, लेकिन इसे समझने के लिए शायद डॉक्टरी नजरों की जरूरत है. मैडम क्या होता है, जैसा एक आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग में घुसता है तो उसकी नजरें अलग होती है. एक डॉक्टर की बिल्डिंग में अंदर जाने पे उसकी नजरें अलग होती है. तो हर एक आदमी अपनी अपनी नजरों से इन चीजों को देखता है. कभी कभी पैर पे रिंकल्स आते हैं, पैर शाइनी हो गए तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि पैर में स्वेलिंग आ रही है. पैर के बाल कम होने लगे
और पैरों में शाइनीनेस बढ़ गया तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि पैर की नसें ब्लॉक हो रही है। अच्छा। लेकिन लेटर स्टेज में उसका उल्टा होता है, वहां पे फिर रिंकल्स आने लगते हैं, श्रिंक होने लगता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन स्टेज ऑफ प्रॉब्लम उसके डिटेक्शंस होते हैं। बिल्कुल। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आजकल बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, मतलब साल में एक बार चेकअप हो ही जाता है, लेकिन बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि ईसीजी निकाला है, सब तो ठीक ठाक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया है या अभी समय नहीं है अपने पास कुछ करने के लिए। ऐसी स्थिति क्यों आती है? ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं, जो एक एग्जीक्यूटिव चेकअप या जनरल बॉडी चेकअप जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो टेस्ट करते हैं इनकी रिलायबिलिटी 100 नहीं है। अच्छा। 100 नहीं। हाँ। जैसा ईसीजी का रिलायबिलिटी 40 से 50 है। इको, यदि हार्ट डैमेज हो गया तो इको पे दिखेगा, यदि प्री डैमेज स्टेज पे आप देखेंगे तो इको नॉर्मल दिखेगा। अच्छा। ट्रेडमिल टेस्ट की रिलायबिलिटी 70 से 80% है। ये जो टेस्ट है ये 100% नहीं है। इसके लिए कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ये टेस्ट के बाद भी मिस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आप सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर मत जाओ। अच्छा। यदि सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मुझे सीढ़ी चढ़ते समय छाती में भारीपन आता है, यदि टेस्ट उसका नॉर्मल है तब भी उसके जो सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो आपको पेशेंट को फुल्ली कोरिलेट करना है। पेशेंट के एज कितनी है, पेशेंट मेल है फीमेल है, पेशेंट का बॉडी बिल्ड कैसा है, पेशेंट की तकलीफ क्या है, अलोंग विथ इन्वेस्टिगेशन, तब आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी है कि बहुत यंग एज में हार्ट का प्रॉब्लम आजकल बढ़ रहा है, मतलब हार्ट अटैक आ गया, यही नहीं कहते हम, इतना भी हो जाता है कि अब वो बहुत दुखद स्थिति है मैडम ये। लेकिन अवेयरनेस के अलावा इसमें और कोई रास्ता नहीं है। किसी को भी यदि छाती में दर्द होता है तो उसे वो एसिडिटी ना समझे, उसे हार्ट की समस्या हो सकती है ये सोचकर डॉक्टर के पास जाए और जरूरत के हिसाब से जांच व इलाज कराए। 90% केसेस में कुछ न कुछ इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऐसे मिलते हैं जिससे हम हार्ट अटैक को प्री हार्ट अटैक स्टेज में डिटेक्ट करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समय की पाबंदी है, समय खत्म होते आ रहा है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज का विषय था हृदय रोग और आपके सवालों के जवाब दिए डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा सर ने। इस कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग मिला किशोर निखारे और सुभाष शास्त्रकार का, और प्रस्तुत करता थे डॉक्टर विजय सिंह राजपूत। मैं स्वाति हुद्दार डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा जी के साथ यहीं पर विराम लेती हूँ। फिर मिलने के लिए नमस्कार।